ये तो बहुत ही स्कैंडलस हो सकता है जो मैं बोलने वाली हूँ, तो ब्रेस योरसेल्फ। अरे फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे आंसर आ रहा है तो मुझे खुद पे शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत आ रहा है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। अभी भी मुझे आधी बार लगता है कि वो मेरा हो गया तो इसका मतलब पेपर ही ईजी था। 4th-5th अटेम्प्ट में जाके ही मेरे नोट्स जो है वो कंसोलिडेट हुए हैं। फर्स्ट टाइम नोट्स को 150 पेज से ज़्यादा मत बनाना, पेपर 1 पेपर 2, ये मेरी एडवाइस है। कभी कभी मैं भी लगती थी कि यार नोट तो अच्छा बनाया मैंने। आप तीनों ने क्या सेक्रीफाइस करा है अपनी लाइफ में या फिर उस टाइम पीरियड में? एक पॉइंट पे लाइफ में जो आप मुझे पूछ रहे हो ना, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मेंस के टाइम पे मैंने बोला अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना, मैं छोड़ दूंगी। आई एम मैरिड ऑल्सो, तो थोड़ा सा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी घर वाले ना बोलें तो भी अपने आप से रहते ही। देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इट इज योर स्ट्रैटेजी, हैव फेथ इन योर स्ट्रैटेजी। कई बच्चे देख रही हूँ पढ़ रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं, मैंने कहा मैं यार थी उसमें वैसा। मैंने कहा चाय पी भाई। हेलो मैम, मेरा नाम प्रथम है, मैं दिल्ली से हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट है एंड अभी जो टाइम है दैट्स लाइक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, लाइक मोस्ट क्रूशियल। तो मैंने इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड उसके रिगार्ड्स मैम आई वांट टू आस्क स्पेशली ओइशी मैम कि मुझे अभी ऑप्शनल और आंसर राइटिंग पे कितना प्रैक्टिस देनी चाहिए या एफर्ट कितना डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सी इसमें दो चीज़ है, जैसे कि हमने बोला कि हमारा जिनका पहले प्रीलिम्स नहीं निकला था वी वर टोटली फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स फर्स्ट, या हमने मेंस को थोड़ा सा साइड रखा था। मेंस के लिए हमने बस क्या किया था कि हमने ऑप्शनल अपना हम करते रहे थे, बट फिर भी प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तो हमने शायद वो भी बंद कर दिया था ऑप्शनल। स्ट्रैटेजी मैच हो रही है। हाँ काइंड हमने वो बंद कर दिया था और वो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग बंद कर देते हैं। सो अब ये जो 3 महीने आपके पास है, 2 महीने या 3 महीने जो भी है, मुझे लगता है इसमें अब ना फोकस आपका होना चाहिए सबसे पहले PYQs में, बिकॉज मेंस में PYQs आर योर गाइडिंग लाइट। आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे, रिपीट होते हैं, थीम्स भी बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज PYQ मैं ये नहीं बोलूँगी, जो मैंने किया था, मेरे पास टाइम कम था तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं पूरा आंसर नहीं लिखती थी PYQ का, मैं PYQ पढ़ती थी और उसके माइंड मैप्स बना लिया करती थी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करूँगी, एंड देन आई यूज़ टू सी द मॉडल आंसर और उसमें से मैं फिर एडिशंस करती थी कि अच्छा दिस पॉइंट आई मिस्ड। तो जब आप माइंड कैलकुलेशन और ये कॉन्स्टेंटली करते हो ना, तो एग्जाम हॉल में भी ना आपके दिमाग को सोचने की आदत हो जाती है। लाइक यू सी अ क्वेश्चन एंड तुम्हारे दिमाग में ना डिफरेंट डायमेंशंस के चीज़ें आ जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज नो मैटर हम कितना पढ़ ले, हमें वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना पढ़ा है, हमको एक्चुअली लिख के आना है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत पढ़ा है लेकिन वहाँ पे जाके लाइक माइंड ब्लॉक आ गया कि लिखना क्या है, पेन नहीं चल रहा है। सो उसके लिए फर्स्ट इज़ PYQ, नेक्स्ट इज़ टेस्ट। कोई कोचिंग का स्पेसिफिक नहीं, मार्केट से उठा लो कोई भी टेस्ट पेपर, आप लिखो 3 घंटे बैठ के, क्योंकि ये जो 60% ऑफ योर टाइम मुझे लगता है लिखने में देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको लिखना ही है जाके। नेक्स्ट इज़ जैसे हमारे मेंस का जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एक होते हैं जो प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप करते हैं, तो वो तो आपके प्रीलिम्स के नोट्स से कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट वो है जो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि मार्केट में बुकलेट्स मिलती है, किसी भी कोचिंग की आप बुकलेट बहुत पतली पतली सी होती है, उसको आप एक बार रीड कर लो तो आपको अपडेट भी मिल जाएगा। आप टेस्ट दे रहे हो, आपको उससे भी अपडेट हो रहे हो, आप PYQ से आपके स्टैटिक पोर्शन हो रहे हैं, ठीक है। प्लस जो भी आपने ऑप्शनल लिया है उसका PYQ तो आई वुड से मस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल में तो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे मेरा PSIR था और PSIR एक डायनामिक सब्जेक्ट माना जाता है, फिर भी हमारे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो जिसका स्टैटिक थोड़ा है, लाइक इफ़ आई से बॉटनी हो गया और ये सारे में जितने उतने ज़्यादा अपडेट्स नहीं आते, उनमें तो बहुत रिपीट होता है। तो ये जो 3 मंथ्स है ना, आई थिंक 60% ऑफ योर टाइम शुड बी ऑन राइटिंग एंड 40% ऑन स्टडिंग। एंड जब आप पढ़ भी रहे हो ना, तो डू नॉट स्किप दोज मॉडल आंसर्स जो आपने लिखा है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको ऐसा नहीं होगा, इवैल्यूएशन में हेल्प होगा, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कोई कोचिंग आपका परफेक्टली इवैल्यूएट करके नहीं देगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे कोचिंग में बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मेन में उसमें अच्छा नहीं मिला, और उसमें ख़राब मिले, मेन में उसमें अच्छा हो गया। सेल्फ इवैल्यूएशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई थिंक ये इट वुड सफाइस मेंस के लिए। तो हेलो मैम, मेरा सवाल मेरे भाई के बिहाफ पे है। उसने 2 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसने जो एनालाइज़ किया उसमें उसकी गलती आई, मतलब उसे समझ आया कि उसके नोट्स प्रॉपर नहीं थे। तो हमेशा एग्ज़ाम से पहले उसके पास वो प्रॉपर नोट्स नहीं होते थे कि वो पढ़ ले और फिर उसके लिए जा पाए। तो आप तीनों से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करे और ये प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है? यार देखो, भाई नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं, वो नहीं आ पाया इसलिए मैंने ठीक है चलो।
देखो यार, ये जो नोट्स वगैरह की बात है ना, अगेन ये ना बड़ी पर्सन टू पर्सन होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम नॉट अ पर्सन, अब ये तो बहुत ही स्कैंडलस हो सकता है जो मैं बोलने वाली हूँ, तो ब्रेस योरसेल्फ। जो जैसे मैं हूँ, मैं रिविजन नहीं करती इतनी। अब ये बहुत डिजास्ट्रस एक बात है जो मैं बोल रही हूँ। इस एग्ज़ाम को रिवाइज करके ही लोग बहुत बार चीज़ें रिवाइज करके ही क्लियर करते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, हैंडी आ जाता है। बट मैंने ऑप्शनल के अलावा किसी और के नोट्स कभी नहीं बनाए, इज़ बिकॉज मेरे को लगता था मैं बड़ी तेज़ हूँ, मैं बस ऐसे ही कर लूँगी। बट तो मुझे लगता है मैं पढ़ने में ध्यान लगाती, बिकॉज ज़्यादातर क्या है, आपको अपनी मेमोरी पे रिलाई करना है ना वहाँ पे जाके। तो नोट्स बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को नोट्स बना देना भी एक पैरालाइज करने वाली बात है अपने आप को। बिकॉज ये देन यू स्टॉप रिलाइंग ऑन योर माइंड, you start to overtly rely more on you know योर नोट्स, कि यार ये मेरे नोट्स में था, अब गए कि नोट्स में नहीं है, अब कैसे होगा। इसीलिए ये ना एक डबल एज वर्ड है। अब आप पूछो कैसे बनाने हैं, तो यार मैंने तो बनाए नहीं, इन्होंने बनाए होंगे, बता देंगे। मैंने बताया था क्यों बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है बनानी चाहिए तो बनाओ। ऑप्शनल के बता देती हूँ। सबसे पहला काम करो, जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ लो। 5-6 स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ ऑप्शनल्स की, आपके सब्जेक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक हर बुक से पढ़ो, समझो, जहाँ से अच्छा लग रहा है मार्क करो, उनको एक जगह कंसोलिडेट कर लो। सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज बना के रख लो, वो आपके एक फर्स्ट टाइम नोट्स बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम नोट्स को 150 पेज से ज़्यादा मत बनाना, पेपर 1 पेपर 2, ये मेरी एडवाइस है। इसके बाद बनेंगे एक एडिशन वाले नोट्स जो आप एड ऑन्स करते हो। ठीक है, आजकल तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना, उसमें भी इतना करंट का आ गया है कि उनके भी 365 एंड ये सब निकलने लगे हैं। उसमें से अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे केस स्टडीज आप नोट डाउन कर लो या मार्क कर लो, या वॉट एवर सूट्स यू, एक वो बनेगा। उसके बाद बनेगा एक बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट्स जो पेपर से पहले रिवाइज करने हैं। मैंने उनको ऐसे बनाया था कि मैंने डेफिनेशंस एक तरफ कर लिए थे, डायग्राम्स एक तरफ कर लिए थे, जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती और मुझे लास्ट मिनट पे रिवाइज करने हैं बना लिया। वो आपके बिल्कुल छोटे होने चाहिए जो 5 मिनट में रिवाइज हो जाए। वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट में फिर आपको इतने बड़े नोट से समझ नहीं आएगा। फिर क्या होता है, जैसे मेरे साथ स्टेट में ऐसा हुआ था, मैंने ऑप्शनल रिवाइज ही नहीं किया, मैं ऐसे ही चली गई, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या रिवाइज करूँ इसमें। अब इतने थोड़ी नहीं पढ़ सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट के लिए ऐसे बना सकते हो आप, जो आप एटलीस्ट 5-10 मिनट में गो थ्रू कर सको कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे आप उसमें कीवर्ड्स लिख लो, क्योंकि स्टोरी आपके माइंड में है। आपको बस वो नाम याद करना है, या वो केस स्टडी याद करनी है, या ये याद करना है कि ये उधर फिट करना है, या जो भी आपने बनाया, तो उसके लिए नोट्स हैंडी आते हैं। बाकी मुझे लगता है ये बता देंगे यार। हाँ, तो इसमें मेरा थोड़ा-सा अलग है क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे एक्चुअली, ठीक है? तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब मैं फर्स्ट रीडिंग करती थी ना, तब मैंने एक बार जब स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, तो फर्स्ट रीडिंग के बाद जब मैंने नोट बनाया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने पूरा बुक ही नोट में लिख दिया। सो डोंट डू दैट। एटलीस्ट मुझे लगता है 2-3 रीडिंग कर लो आप, सो दैट आपको पता चले कि कितना कम लिखना है। बिकॉज़ वो नोट्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर से इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है तो इससे अच्छा बुक ही पढ़ लो आप। तो क्रिस्प बनाओ आप। अब मैं क्या करती थी कि मैंने क्रिस्प बना लिया, बस छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लिए। फिर मैं जब कभी टेस्ट देती थी या फिर से अगर उस चीज़ को, उसी बुक को मैंने फिर से पढ़ा, तो मैं उस चीज़ों को ऐड करती जाती थी, क्योंकि पेजेस में बन रहे तो वही ऐड करती जाती थी। तो फाइनल तक आते-आते ना वो एक बहुत कंसाइज़ एक नोट बन जाता था। बट हाँ, अगेन वन थिंग कि तभी आप नोट बनाओ जब आपने किसी सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ लिया है। नहीं तो नोट बनाना इज़ अ वेरी ट्रिकी टास्क। ठीक है, बिकॉज़ आप ये करोगे कि उससे टाइम भी जाता है ना, बिकॉज़ यू आर राइटिंग समथिंग। ठीक है, जितने टाइम में आप लिखोगे, मैंने देखा है बच्चों को पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स वो नोट्स नहीं होते। यू हैव टू जस्ट राइट कीवर्ड्स। नेक्स्ट ये होता था कि जब मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मेरी एक छोटी सी डायरी हुआ करती थी कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कभी, तो मैं बस उस टर्म को लिख देती थी और बाजू में लिख देती थी गूगल, कि जब मैं वो टर्म पढ़ूँ अगर मुझे याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं गूगल तुरंत करके देख लूँगी। तो उससे क्या होता है कि लास्ट मिनट जब आप जाते हो ना एग्ज़ाम से जस्ट पहले, आप तुरंत पेजेस पलट लोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पलट के सारा आपको याद ही रहेगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लास्ट में मोमेंट मैंने देख के अंदर गई थी
और बहुत बार ना कॉन्फिडेंस से भी हमारा आंसर सही हो जाता है, पता है। लाइक मैंने जब 22 का अटेम्प्ट दिया था तब मैंने पढ़ा अच्छा था, बट आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन टिक ही नहीं करी कि अरे फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे आंसर आ रहा है, तो मुझे खुद पे शक होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत आ रहा है, इतनी जल्दी कैसे आ गया ठीक है। तो उसके बाद फिर जब 23 का अटेम्प्ट दिया तब मैं गई थी कॉन्फिडेंस से कि नहीं, अगर आई हैव टू हैव फेथ इन माई नॉलेज, अगर मैंने पढ़ा है 1 साल से, तो और अगर मेरा दिमाग बोल रहा है कि हाँ भाई ये है आंसर, तो आई शुड एटलीस्ट हैव दैट फेथ इन माई माइंड। तो एंड नेक्स्ट इज ऑप्शनल का नोट, इन्होंने बता दिया। ऑप्शनल का नोट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो 5 डेज आपको मिलेंगे ना मेंस में, उसमें आप सारी कॉपियाँ उठा के नहीं पढ़ सकते, स्पेशली उनके लिए जिनका ऑप्शनल वास्ट है। तो आपको चाहिए होगा वो क्रिस्प नोट्स कि आप तुरंत 4-5 बार देख लें उनको जाने से पहले। एंड प्लस ये भी है कि जैसे आप मेंस एग्जाम देने जाते हैं, आपको बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है, तो जब आप नोट लेके जाते हो ना, वही सेम चीज़ कि आप हो सकता है पढ़ के आपके दिमाग में कुछ ना घुसे, लेकिन आप में सेटिस्फैक्शन मजा आता है कि आता है यार, हाँ? मतलब उस समय ऐसे हाँ, लगता है आपको देख के, सेटिस्फैक्शन आता है कि भाई उस 2 घंटे में मैंने पलट तो लिया पेजेस कम से कम, अब मैं अच्छे से, मैं एकदम मतलब प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं जाके लिख दूंगी। सब कॉन्फिडेंस लोग बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं हाँ कि लाइफ की नीड्स बेसिक ही हैं, पेज पलट लिए हैं बस, और वो बढ़िया है। होता है पता है, एक टाइम के बाद जब आप अपने नोट्स को 4-5 बार पढ़ते हो, फिर टेस्ट का कुछ आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपको लगा कि अच्छा ये तो इस टॉपिक के, आपने लिख दिया, फिर आप न्यूज़पेपर में उसी टॉपिक का कुछ है तो आपने लिख दिया, तो आपको वो इतना सेटिस्फाइंग लगेगा ना खुद का नोट देके। मैंने कभी-कभी मैं भी लगती थी कि यार नोट तो अच्छा बनाया है है मैंने ना, मजे आ जाते हैं देख के, मतलब अचीवमेंट सी फील वो होती चीज़ है। होता है सच में, वो शॉर्ट छोटे-छोटे अचीवमेंट्स और दिमाग को ना खुशी देती है। तो हाँ, मैं बोलूँगी इसलिए इस टाइप से आप नोट बना सकते हैं। हाँ, मैंने जो मतलब पहले के मेरे पास मेरा 5th अटेम्प्ट था क्योंकि ये, तो अभी 5th अटेम्प्ट में जाके ही मेरे नोट्स जो हैं वो कंसोलिडेट हुए हैं उससे पहले क्या होता था, हर जगह पे बने हैं, उसके बाद वो कहीं गुम गया या कुछ और हो गया, या फिर सेम चीज़ मैं अलग-अलग जगह से बार-बार पढ़ रही हूँ, तो उससे भी मतलब मुझे लग गया इतना ज़्यादा टाइम। इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर लिया था, जैसे जो मेरे पहले के जो नोट्स थे उनको भी मैंने स्कैन किया, पीडीएफ में डाला, उसके बाद मैंने उनको अपडेट करने के लिए क्या किया, जैसे मेंस के जो करंट अफेयर के मैगजीन आते हैं, 365 आते हैं, प्रहार करके आते हैं, ऐसे मैगजीन थे, उनमें मैंने उनको स्किम किया, उसमें से जो चीज़ मुझे लग रही है मेरे काम की, मैंने उसको वहीं से काटा, उसी पीडीएफ में मैंने उसको उसी टॉपिक के साथ ऐड कर दिया। ऐसे ही मैंने करंट अफेयर को भी ऐसे ही किया। तो और इसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने क्या किया, मैं जैसे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मेंस के लिए स्पेसिफिकली 1 महीना पहले जब मुझे था कि ठीक है मैं टॉपिक पढ़ती थी, ठीक है ये मुझे याद है, ये मुझे नहीं आता है, जो मुझे नहीं आता उसको मैं अगेन काट के अलग पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो ऐसे जाके मेरे पास एक पीडीएफ बच गया था मेंस के लिए, जो 100-150 पेज का था, जो मुझे रिवाइज करना था। तो आप डिजिटल टूल्स को यूज़ कर सकते हो थोड़ा प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए। मेरे को बस मेरा आईपैड दे दो, मैं आज ही जाके पेपर लिख लूँगी, बिकॉज अब सब कुछ उस आईपैड में है। बिकॉज नोटेबिलिटी इज़ अ ग्रेट ऐप, उसमें ऑडियोज भी हो जाते हैं, वीडियोस भी आ जाते हैं, एवरनोट भी मतलब एवरनोट इट्स भी गुड, है। तो वो सही है, उसमें स्पेसिंग का इशू नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कॉपी पे लिखते हैं, अब ना उसके साथ पेज नहीं ऐड हो रहे, तो डिजिटली वो सही है कि आप उसमें स्पेस बनाते जाओ, उसमें ही डालते जाओ, तो वो एटलीस्ट आपको फिर 4 कॉपीज नहीं खोलनी पड़ रही, वो भी एक हैसल होता है, तो दैट इज़ गुड थिंग। सी यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे एक क्वेश्चन था, हम तीनों का बहुत डिफरेंट अप्रोच था। सो वही स्टार्टिंग में इन्होंने बोला ना कि देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इट इज़ योर स्ट्रैटेजी, हैव फेथ इन योर स्ट्रैटेजी। यार क्योंकि कुछ भी कर लो, हो जाता है एग्जाम, बस वो ये कॉन्फिडेंस रखना हाँ जरूरी यार, है। मतलब यू हैव टू हैव फेथ इन योर स्ट्रैटेजी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट में लोग बोलते हैं अरे आप ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। आपने किया है ना, जितना आपने किया है आप उस पे बेस करके जाइए ना एग्जाम देने, अब कोई इशू फनी नहीं। बात बताती हूँ, इतना सब करने के बाद मैंने वो नोट्स नहीं पढ़े थे end में। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं ना एक चीज बार बार नहीं पढ़ सकती, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, तो मुझे ना नया मटेरियल चाहिए होता है अटेम्प्ट करने के लिए। करती रहती हूँ, ये बना लिया भाई सही लग रहा है, डायग्राम भी अच्छी है, देखी नहीं एंड में, नहीं देखी, तो इट डजेंट मैटर कि मैंने कर लिया एंड में कि ये कर लिया, तो ठीक है करना होता है, मैंने भी पेज पलटे, सेटिस्फैक्शन तो हाँ, बहुत हुई थी, सेटिस्फैक्शन होता है ठीक है, उससे। लेकिन उस समय बंदा इतना थका हुआ होता है ना, वो 2 घंटे के बीच में बंदा, मैं गाड़ी में थी तो मैं गाड़ी में सो गई, मैंने कहा यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अब क्या ही पढ़ेंगे, एक तो ये वाला भी एटीट्यूड जो होता है अब क्या ही पढ़ लेंगे तो ये होता है। वैसे कई बच्चे देख रही हूँ पढ़ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मैंने कहा मैं यार थी उसमें वैसा
मैंने कहा चाय पी भाई। मैंने खाना वाना खा के चाय पी के फिर मैं बैठ गई कि अब मैं पढ़ूंगी, कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं 1 घंटे में सब यार मैंने पढ़ूंगी। घर वालों को भगाया घर से, मैंने कहा चाय आ रही है केटल में, खाना आ रहा है, पापा खिला रहे हैं, कॉपी खोली है पूरा, पढ़ेंगे अब तो। जैसे ही खाना खत्म हुआ कॉपी भी बंद, अब रेस्ट करेंगे, अब तो टाइम पास आगे 1.5 घंटा रह गया। हेलो मैम, मेरा नाम हरपाल है और मैं जो स्टॉक्स में ही काम करता हूँ और साथ ही मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहीं ना इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू जॉब और स्टडी को दोनों को पैरेलल मैनेज करना। कभी स्टडीज़ पीछे रह जाती है, कभी कोई जॉब पीछे रहती है, कोई काम छूट जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप तीनों की स्टोरी में ऐसा क्या था? आप तीनों ने क्या सैक्रिफाइस करा है अपनी लाइफ में या फिर उस टाइम पीरियड में? क्योंकि ये एज ऐसी है, इसमें पैसा भी ज़रूरी है कहीं न कहीं और काम भी ज़रूरी, कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपर्टीज़ या कहेगी कि आपने एक्सपीरियंस नहीं गेन करा अभी तक कोई भी। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या था लाइफ का, या फिर आपने क्या सैक्रिफाइस करा है उस स्टेज में जब प्रिपरेशन कर रहे थे? सी, मेरे साथ ये है कि मैं मानती हूँ इस मामले में मैं थोड़ी लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बर्डन से थोड़ा फ्री कर दिया था। जब मैं यूपीएससी के लिए आ रही थी, माय फादर वाज लाइक यू डोंट वरी, आई एम देयर। तो मैं फुल टाइम इसमें थी, सो मुझे लगता है कि बिकॉज शी वाज इन अ जॉब, ये मतलब ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, बिकॉज मेरा तो सच में फुल टाइम था। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितना मैंने देखा हुआ है, दे डू इट जगलिंग विद अ जॉब एंड सो ये मेरा बताओ। दिमाग अभी भी इधर उधर जा रहा है, हमने ऐसे ज्यादा इनफॉर्मल तो नहीं कर दिया नहीं डिस्कशन को? नहीं ठीक है, इनफॉर्मल होता है तो एटलीस्ट लोग कनेक्ट तो कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा ऐसे पहले इसका ज्यादा, बता दो यार। अच्छा ओके। अच्छा इसमें ना, अब अगेन इसमें ना 2-3 चीजें हैं, ये स्कैंडलस हो सकता है तो। तो हद हो गई है। तो मैं बता रही हूँ। अब एक एक तो होता है, एक ऐसी बात मैं आपको बोलूँ जो जो मैंने फॉलो नहीं करी और जो शायद मेरे केस में सच नहीं है, मैं वो भी बोल सकती हूँ, बट आई चूज टू से व्हाट आई हैव डन। सो मेरे केस में भी ये था कि मेरे पेरेंट्स ने, जैसे ओइशी सेड, कि they had given me that space, that if you want to do this and no matter how much time it takes, you do it, no issues. मुझे जल्दी थी कि नहीं भाई अपने पैरों पे खड़े होना है एंड दिस एंड दैट, वो मेरा अपना डिसीजन था कि नहीं यार सब कर रहे हैं मैंने भी करना है, ठीक है। तो आई गॉट इनटू अ जॉब, फिर मुझे लगा यार ये तो गलत हो गया यार, अब कैसे होगा पेपर। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट पे लाइफ में जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। जैसे एक टाइम ऐसा मेरा ऐसा आ गया था मेंस के टाइम पे, मैंने बोला अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना मैं छोड़ दूंगी, मुझे ये मेंस लिखना है। तो लाइफ में कभी कभी यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, ये दैट्स लाइफ, क्योंकि आगे जाके भी यही काम आएगा। कभी कभी देखो, इट विल नेवर टर्न आउट टू बी 100% करेक्ट इन एवरी सिनेरियो। मैंने तो थोड़े टाइम के लिए अपने, जब पेपर था मेंस था, मैंने अपने दिमाग को ऐसे बोल दिया था कि मेरी जॉब अभी मेरे लिए थोड़ी सेकेंडरी है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट फुलफिलिंग माई ड्यूटी एज एन ऑफिसर, आई वॉज, बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को ये करना है। और अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत फील होती कि मुझे लगता है मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती, क्योंकि शायद वही बात आ गई हुई इश्यू वाली, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी सपोर्ट दी थी। कुछ बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपना काम तो करते रहो साथ साथ में, बिकॉज यू आर राइट, ये एज में हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डिलीवर, एंड एवरीवन इज़ नॉट दैट फॉर्चुनेट। ये एग्ज़ाम भी टाइम लगाता है, इसलिए भी हमें अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। और एक और मिथ है, हमें लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं ना तो इससे हमारा नुकसान होगा इस एग्ज़ाम में, बट ऐसा होता नहीं है। आज मेरा मेंस अगर क्लियर हुआ है ना, इज़ बिकॉज मैं जॉब में थी, मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आई, वो मैच्योरिटी आई, वो क्लैरिटी आई। जब हम पेपर लिखते हैं ना, हमारा एक मुझे ऐसा लगता है हमारा एक सर्टन सेट ऑफ पर्सनैलिटी उस पेपर में झलकता है, बिकॉज दे आर गिविंग यू 20 क्वेश्चंस ईच पेपर, you write what your heart and mind says, you put your personality into it। जब हम लिखते हैं ना, जो मैं आंसर एज अ स्टूडेंट लिखती ना, वो आंसर एज एन ऑफिसर जो मैं अभी हूँ, मैं अलग आंसर लिखूंगी, बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत निटिग्रिटीज पता है। और ये दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। जब आप एक पब्लिक डीलिंग में जाते हो, लोगों से मिलते हो, आप स्ट्रगल करते हो ना, वो स्ट्रगल आपको दैट गिव्स यू
that blossoms you as a person. So don't take it as a hurdle, take it as an opportunity that you know if I can manage this, I can manage the world. ठीक है, तो कल को यही करना है एक्चुअली. आपके साथ जब आप सर्विस में आ जाओगे, सर्विस तक पहुंचना इज द फर्स्ट स्टेप. सर्विस में जाकर काम करना इज मतलब द रियल स्ट्रगल. आपके पास लोग हैं जो एक चीज मैनेज कर रहे हैं, बट आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो पहले से स्टार्ट कर दो. और ये एग्जाम ही ऐसा है, हर एक इंसान को ये सब चीज़ों को सिखाई देता है कहीं ना कहीं, यू नो. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन माई 5th अटेम्प्ट. तो मेरा तो यार ऐसा था, आई एम मैरिड ऑल्सो, तो थोड़ा सा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी घर वाले ना बोलें तो भी अपने आप से रहते हैं कि नहीं यार कुछ तो कर ही देते हैं. तो लाइक मैं 9 to 5 रहता था मेरा वर्किंग का. तो उससे पहले मैं सुबह, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती थी कि सुबह मैं एटलीस्ट 3 घंटा पहले निकाल लूँ. 1 घंटा आते जाते मेट्रो में थोड़ा हो जाता था, 1 से 1.5 घंटा रहता था. जल्दी उठती थी. 1 से 1.5 घंटा रहता था जो कि ऑफिस से आने के बाद हो जाता था. सो मतलब क्योंकि ये होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में हमें टाइम चाहिए होता है. एक बार, एक टाइम के बाद आप नहीं पढ़ सकते हो 10-10 12-12 घंटा, ज़रूरत भी नहीं है. उसके बाद 5-6 घंटा काफ़ी है. तो मेरे लिए भी वो हेल्पफुल रहा कि मैं काम कर रही थी, क्योंकि मैं नेगेटिव थॉट्स से दूर थी. हाँ. वरना मैं तो खुद को ही अभी भी, मुझे आधी बार लगता है कि वो मेरा हो गया तो इसका मतलब पेपर ही ईजी था. यार ये मेरे को भी लगता है, बट ऐसा मत बोलो यार. हाँ. नहीं, अभी यूपीएससी वालों ने दिया नहीं है सर्विस एलोकेशन, बंद ना कर दें. नहीं, बट ये सही बोल रहे हैं जो मैम भी बोल रहे हैं. इज सी दिस इज व्हाट यू नो, मतलब आई 100% बिलीव दिस. एक पॉइंट के बाद आपको उतना नहीं पढ़ना है. उसके बाद ना आपको स्ट्रैटेजाइज करना होता है, आपको सोचना होता है, आपको फिटनेस की तरफ जाना होता है. तो फिटनेस के लिए आपको, जैसे वही है ड्राइविंग, अब आपको आती है, अब आप यू नो अब आप स्टंट ट्राई करो. स्टंट करना मत यार, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि स्टंट्स यू नो लाइक यू नो यू कि अब मैं गाड़ी पैरेलल पार्किंग, यू नो दैट्स माय एम. सो यू नो इट्स लाइक दैट. तो शी इज सेइंग द राइट थिंग. उसके बाद इतनी जरूरत नहीं होती यार. तो पहले थोड़ा सा स्टूडेंट फेस काट लो, फिर आधा आधा कर लेना, ठीक है भी. हाँ. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं. तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए. और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में. तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSG IAS और अनअकैडमी. अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी. हम घर बैठे KSG IAS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं. तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं. तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स. जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है. जय हिंद.